हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम समझने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। शायद आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात की थी, जिसमें हमने समझा था इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के बारे में, मतलब फिजिक्स क्या होता है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने वहाँ पे किया था। ओके, आज के इस लेक्चर में हम क्या समझने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद में फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है वो समझने वाले हैं, कितने टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी होती है वो समझने वाले हैं, एंड लास्ट में कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन डिराइव करने वाले हैं। ओके, तो चलो आज का ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का ये लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले हम एक बहुत ही बड़े फेमस साइंटिस्ट का एग्जाम्पल समझते हैं। वो साइंटिस्ट का नेम है रिचर्ड फेयमैन। रिचर्ड फेयमैन ने अपने एग्जाम्पल में क्या समझाया था? उन्होंने ऐसा बताया कि फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल एक नेचर है। ये सर्कल को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक नेचर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आपको पता है कि नेचर के पास अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। नेचर के पास अपने खुद के क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में कहें तो नेचर के पास अपने खुद के क्या होते हैं? लॉज होते हैं, जिसको नेचर गवर्न करता है। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन ऐसा होता है कि नेचर के ये रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर लॉज को किसने बनाया? तो आपको पता ही है किसने बनाया है? आर्किटेक्ट ने। एंड वो आर्किटेक्ट कौन होता है? गॉड। वो आर्किटेक्ट कौन होता है? गॉड। ओके, बाद में नेचर के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है या फिर जितने भी लॉज है वो सारे लॉज को समझता कौन है? वो सारे लॉज को स्टडी कौन करता है? साइंटिस्ट। एंड वो साइंटिस्ट वो सारे लॉज को क्यों स्टडी करता है? ताकि वो पूरी दुनिया को समझा सके, ताकि वो क्या कर सके कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उन तक ये सारे लॉज को पहुंचा सके। इसलिए साइंटिस्ट ये सारे लॉज या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करता है? स्टडी करता है। ओके, तो मेन प्रॉब्लम कहाँ पे है कि साइंटिस्ट जब ये लॉज को स्टडी करता है एंड वो पूरी दुनिया तक पहुंचाता है, तब पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए उनको कोई एक प्रॉपर लैंग्वेज की ज़रूरत होगी या फिर कोई एक स्पेसिफिक टर्म की ज़रूरत होगी जिसके थ्रू वो सारे लॉज को वो एक्सप्लेन कर सकता है। तो वो लैंग्वेज का नेम है फिजिकल क्वांटिटीज़, या फिर हम कहें कि वो स्पेसिफिक टर्म का नेम क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, तो चलो सबसे पहले हम वही समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज, अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से होती है। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी measured by an instrument and which can describe laws of physical world। ओके, फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है? वो सारी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या फिर वो सारी क्वांटिटीज जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड के जितने भी लॉज है वो सारे लॉ को एक्सप्लेन कर सके। वो क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दो टर्म का यूज किया जाता है। पी क्यू इज इक्वल टू एंड मल्टीप्लाई बाय यू। एंड मल्टीप्लाई बाय यू, ये दो टर्म का यूज किया जाता है ये फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, जिसमें एन का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। एन का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड यू का मीनिंग क्या होता है? यूनिट। एन क्या रिप्रेजेंट करता है? न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? कि नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट।
कि ये यूनिट का कितना गुना है वो रिप्रेजेंट कौन करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, एंड यूनिट क्या रिप्रेजेंट करता है, अ कंपैरिजन। वो क्या करता है, कंपैरिजन रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, 2-3 एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा लिखूं, मास ऑफ ए टेबल इज इक्वल टू 3 किलोग्राम। मास ऑफ ए टेबल इज इक्वल टू 3 किलोग्राम। तो मास क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी हुआ, मास क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, 3 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, एंड केजी क्या है, मास को मेजर करने का यूनिट है। ओके, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, स्पीड ऑफ ए कार इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, 40 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एंड किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड को मेजर करने का यूनिट है। तीसरा को एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल जो है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, 120 एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एंड सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, एरिया को मेजर करने का यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम सिर्फ 2 टर्म से डिनोट करते हैं या फिर एक्सप्रेस करते हैं, वो है एन एंड यू। एन मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू जो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट, एंड यू मतलब क्या होता है, यूनिट। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कंपैरिजन। ओके, चलो अभी हम समझते हैं कि कितने टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली 3 टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी होती है। उसमें सबसे पहली होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड ये टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान देना है, समझना है, याद रखना है। सबसे पहला टाइप्स क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा टाइप है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। और थर्ड टाइप है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ये तीनों टाइप्स आपको याद रखने हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ओके, नंबर 1, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंग्लिश लैंग्वेज को समझना है तो आपको फंडामेंटली बेसिकली क्या आना चाहिए, अल्फ़ाबेट आने चाहिए। अगर आपको 26 अल्फ़ाबेट आते हैं तो आप बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज को आप सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो। ओके, वैसे ही अगर आपको मैथ्स को लर्न करना है, मैथ्स को समझना है, तो आपको फंडामेंटली क्या आना चाहिए, नंबर्स आने चाहिए। अगर आपको नंबर्स आते हैं तो आपको मैथ्स समझ में आता है। वैसे ही अगर आपको फिजिक्स समझना है तो आपको फंडामेंटली क्या समझना होगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को समझना होगा। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती है, 7 टाइप्स की होती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी होती है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। जैसे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, वैसे ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, 7 होती है। अगर आपको ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आती है तो आप फिजिक्स को अच्छे से लर्न कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। ओके, पहले तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है क्या, इट इज ए क्वांटिटी which do not depends on other physical quantity। वो कोई दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होती है नहीं। ओके, चलो हम एक टेबल बनाते हैं और 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ का नेम लिखते हैं, एंड वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के नेम आपको याद रखना है कंपलसरी। ओके, यहाँ पे है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे हम लिखेंगे उनका यूनिट
और यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट का सिंबल। यहाँ पे हम जिस यूनिट की बात करने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड यूनिट, मतलब ऐसा यूनिट। ओके, चलो सबसे पहली जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो है लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट आपको पता ही होगा, क्या होता है, मीटर, और उनका सिंबल क्या होता है, एम। ओके, सेकेंड जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो है मास। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, एंड उनका सिंबल क्या होता है, केजी। ओके, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड, एंड उनका सिंबल क्या है, एस। ओके, फोर्थ नंबर की क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन। आप बोलोगे सर टेम्परेचर तो हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। नहीं, टेम्परेचर का ऐसा है, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट होता है केल्विन। ओके, क्या होता है, केल्विन। ओके, एंड उनका सिंबल होता है के। दूसरा फिफ्थ नंबर की फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम कौन से ऐसा यूनिट से मेजर करते हैं, एम्पियर। एंड एम्पियर का सिंबल क्या है, ए, कैपिटल ए। ओके, सिक्स नंबर की कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आप बोलोगे सर ये क्या होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो आपको डिटेल में आगे पढ़ने में आएगा, तो भी मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहाँ पे यूज होती है, लाइट के पास जो एनर्जी होती है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये फिजिकल क्वांटिटी यूज की जाती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एंड वो एनर्जी हम किस में मेजर करते हैं, उनका ऐसा यूनिट क्या है, कैंडेला, एंड उनका सिंबल क्या होता है, सी डी। क्या होता है, सी डी। ओके, सेवन एंड लास्ट नंबर की फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है जो फंडामेंटल है, वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका ऐसा यूनिट है मोल। शायद आपको केमिस्ट्री में पढ़ने में आया होगा, और उनका सिंबल है MOL, मोल। ओके, उनका सिंबल क्या है, MOL, मोल। ओके, तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपको कंपलसरी लर्न करनी होगी, क्योंकि इसके बिना फिजिक्स के बाकी सारे चैप्टर आप लर्न कर सकते हो नहीं, आप समझ सकते हो नहीं। उनको समझने के लिए आपको ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को समझना ही होगा। चलो ये नोट डाउन कर लो। ओके, उसके बाद में हम समझते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। सेकेंड नंबर क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, इट इज ए क्वांटिटीज which are depends on fundamental physical quantity। जो क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड होती है वो फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखे एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये लेंथ भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके हम जो फिजिकल क्वांटिटीज बनाते हैं, मतलब कि एरिया, उनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ओके, उनका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ओके, चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। यहाँ पे 3 बार फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज किया गया है। ओके, एंड हमने क्या डिराइव किया है, वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम क्या हुआ, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, एंड उनका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
वेलोसिटी मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की क्या होती है, लेंथ होती है, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एंड टाइम भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये वेलोसिटी भी किससे बनी होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनी होती है, एंड उनका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ओके, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं, उनका फॉर्मूला है m मल्टीप्लाई बाय ए। ओके, m मतलब क्या होता है, मास, एंड a मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो मास एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, तो आपको पता है वेलोसिटी एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, एंड मास भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में से डिराइव करके हम क्या बनाते हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ओके, एंड फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, या फिर हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम। ओके, चलो, तो ये हुआ है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। लिखने में हम बहुत सारी इनफाइनाइट डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ओके, चलो अभी हम समझते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ये बहुत ही यूनिक फिजिकल क्वांटिटी है, इसीलिए बार बार एग्जाम में आती है, तो आपको ध्यान से समझना है। ये एक टाइप की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से अलग है। ओके, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। इसमें दो ही फिजिकल क्वांटिटी आती है, एक है एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। ओके, पहला क्या है, एंगल है, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सॉलिड एंगल। ओके, दो ही सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है। एंगल मतलब क्या होता है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती है एंड इसके बीच में जो एंगल बनता है, वो एंगल की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। जब दो लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होती है एंड वो दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, वो एंगल की बात यहाँ पे हो रही है। या फिर जब दो प्लेन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होते हैं, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। ओके, ये दो प्लेन जब एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होते हैं, तो बीच में जो ये एंगल बनता है, वो एंगल की बात हो रही है। ओके, अगर वो एंगल को मेजर करना है तो मेजर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आर्क है, ओके, और ये आर्क की रेडियस है आर, तो थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। जो यहाँ पे एंगल फॉर्म होता है, वो एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड उनको हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, थीटा को मेजर करने का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है रेडियन। आप बोलोगे सर एंगल को तो हम डिग्री से मेजर करते हैं। नहीं, एंगल का ऐसा यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट होता है रेडियन। तो दूसरा क्वेश्चन ये होता है, क्या डिग्री और रेडियन के बीच में कोई रिलेशन है? हाँ है। 360 डिग्री इज इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन होता है। ओके, तो ये हुआ एंगल के बारे में। दूसरा होता है सॉलिड एंगल। ये एंगल बनता है 3D ऑब्जेक्ट में, जैसे कि कोन। तो कोन में यहाँ पे नीचे जो एंगल बनता है, जो इस तरह से होता है, ये जो एंगल होता है, वो एंगल को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। ये जो एंगल बनता है, वो एंगल को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। एंड सॉलिड एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। किसे करते हैं, ओमेगा। ओके, ये एंगल को भी हम फाइंड कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ये जो एरिया होता है, एरिया अपॉन ये जो स्लाइंट हाइट होती है, उनका स्क्वायर, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू एरिया अपॉन एल स्क्वायर। ये फॉर्मूला का यूज करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सॉलिड एंगल फाइंड कर सकते हैं। ओके, सॉलिड एंगल को मेजर करने का ऐसा यूनिट क्या होता है, स्टीरेडियन। क्या होता है, स्टीरेडियन, और उनका सिंबल होता है एस आर। उनका सिंबल क्या होता है, एस आर। ओके, तो ये दोनों
सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है एंगल एंड सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपको जो सेंटेंस याद रखना है, जो बार बार एग्जाम में आता है, वो ये है कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि एंगल एंड सॉलिड एंगल के कोई डायमेंशन होते हैं नहीं। एंगल या फिर सॉलिड एंगल के कोई डायमेंशन होते हैं नहीं, मतलब कि वो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। ये सेंटेंस आपको एक लेक्चर खत्म होगा तब तक आपको समझ में आ जाएगा। ओके, फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि एंगल एंड सॉलिड एंगल के पास कोई डायमेंशन होते हैं नहीं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि डायमेंशन क्या होते हैं। डायमेंशन क्या होते हैं? जो हमने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी समझी है, सबसे पहले वही 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। ओके, क्योंकि वो फंडामेंटल डायमेंशंस के बेस के ऊपर ही बाकी सारे डायमेंशंस हम फाइंड कर सकेंगे। ओके, तो सबसे पहले वो 7 फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल, वही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन डिराइव करते हैं। ओके, उसमें सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ। लेंथ को हम यूनिवर्सली कैपिटल एल सिंबल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ को हम यूनिवर्सली कैपिटल एल सिंबल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन कितना है? 1। लेंथ के पास जो पावर होता है वही उनका डायमेंशन होता है। ओके, दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या थी? मास। मास को हम यूनिवर्सली ही कैपिटल एम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा सिंबल से? मास मतलब क्या होता है? कैपिटल एम। लेंथ मतलब क्या होता है? एल। ये आपको कंपलसरी लर्न करना है। लेंथ मतलब कैपिटल एल, मास मतलब क्या होता है? कैपिटल एम। थर्ड है टाइम। तो टाइम को हम कंपलसरी कैपिटल टी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम मतलब क्या होता है? कैपिटल टी। टाइम का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल डी। ओके, फोर्थ नंबर टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कंपलसरी उसके एसआई यूनिट मतलब केल्विन से रिप्रेजेंट करते हैं, के, और कभी कभी आपको थीटा से भी रिप्रेजेंट किया होगा। डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन कि क्वेश्चन में आपको क्या लेने के लिए बोला है। अगर आपको के लेके डिराइव करने के लिए बोला है तो के लेना है, अगर थीटा बोला है तो थीटा लेना है। ओके, तो टेम्परेचर को या फिर हम के से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, फिफ्थ नंबर है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को भी सेम टू सेम या तो फिर हम उसके एसआई यूनिट एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन की क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, ए लेने को बोला है कि आई लेने को बोला है। ओके, 6 नंबर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी। एंड लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल से, MOL। ओके, तो ये फंडामेंटल डायमेंशन है जो आपको याद रखने ही रखने हैं कि लेंथ का कैपिटल L होता है, मास का कैपिटल M, टाइम का कैपिटल T, टेम्परेचर K और थीटा। डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन की क्या बोला है। इलेक्ट्रिक करंट A और I सेम, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन कि आपको क्या लेने के लिए बोला है। ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैपिटल C एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैपिटल मोल MOL से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलो अभी हम बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन डिराइव करते हैं। यहाँ से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये टॉपिक्स के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना है और समझना है। ओके, चलो अभी हम करते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल
क्वांटिटीज के बारे में समझते हैं। मतलब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझना ये टॉपिक को। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं निकालता हूँ एरिया का डायमेंशन। तो डायमेंशन हम या तो फिर फॉर्मूला में से निकाल सकते हैं या फिर उनके एसआई यूनिट से निकाल सकते हैं। डायमेंशन को निकालने के लिए दो मेथड है, या तो फिर आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो या फिर ये फिजिकल क्वांटिटी के एसआई यूनिट से भी आप डायमेंशन को निकाल सकते हो। ओके, जैसे कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो यहाँ पे क्या होगा उनका डायमेंशन एल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार लेंथ है तो लेंथ को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं एल, लेकिन 2 बार एल है तो इसलिए क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। या फिर उनका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ को मेजर करने का यूनिट क्या होता है मीटर, लेकिन स्क्वायर दिया है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा लेंथ स्क्वायर। ओके, तो एरिया में लेंथ का डायमेंशन क्या होता है 2, डायमेंशन क्या होता है 2। ओके, चलो सेकेंड एग्जांपल वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम V से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो उनका डायमेंशन क्या होता है L क्यूब। ओके, उनका डायमेंशन क्या होता है L क्यूब। ओके, थर्ड नंबर वेलोसिटी। थर्ड है वेलोसिटी, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं एंड उनका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट वन टाइप ऑफ लेंथ होती है तो L, एंड टाइम क्या होता है कैपिटल T से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनका डायमेंशन क्या होता है L T-1, क्योंकि T जब ऊपर जाता है तब उसका पावर क्या हो जाता है माइनस, तो उसका डायमेंशन क्या होता है L1 T-1। ओके, क्या हम सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन को MLT के फॉर्म में लिख सकते हैं? MLT, M मतलब मास, L मतलब लेंथ, T मतलब टाइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो देख लेते हैं। यहाँ पे मास का डायमेंशन क्या है 0, लेंथ का डायमेंशन क्या है 2 और टाइम का डायमेंशन क्या होता है 0। यहाँ पे भी मास का डायमेंशन क्या है 0, लेंथ का डायमेंशन 3, टाइम का डायमेंशन क्या होता है 0। यहाँ पे मास का डायमेंशन 0 है, लेंथ का डायमेंशन 1 और टाइम का डायमेंशन क्या है -1। ओके, चलो अभी फोर्थ नंबर में हम देखते हैं एक्सीलरेशन। उनको हम A से डिनोट करते हैं और उनका फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी का हमने डिराइव किया, क्या होता है m0 L1 T-1 और टाइम का क्या होता है T1। ये जब ऊपर जाएगा, T जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m0 L1 T-1 कितना हो जाएगा -2। तो ये डायमेंशन किसका हुआ है एक्सीलरेशन का। ओके, चलो फिफ्थ नंबर हम देखते हैं फोर्स। फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। ओके, मास का डायमेंशन क्या होता है m, मास का डायमेंशन क्या होता है m। एक्सीलरेशन का हमने यहाँ पे डिराइव किया है तो क्या होता है m0 L1 T-2। ओके, तो उसका फाइनल डायमेंशन क्या होगा m1, क्योंकि 10 कितना होता है 1, L1 T-2। ये डायमेंशन आपको करना है लर्न कि अगर आपको फोर्स का डायमेंशन मतलब क्या होता है m1 L1 T-2, m1 L1 T-2, m1 L1 T-2, ये डायमेंशन आपको लर्न करना है क्योंकि फोर्स का डायमेंशन आपको बार बार यूज करने में आएगा एग्जाम में। ओके, चलो चलो उनके बाद में हम डिराइव करते हैं मोमेंटम का डायमेंशन। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मास का डायमेंशन क्या होता है m और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है m0 L1 T-1। ओके, तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा 101 L1 और T कितना होगा -1। आपको किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको शायद ऐसा पूछा जा सकता है कि मोमेंटम का लेंथ का डायमेंशन क्या होता है 1, मास का डायमेंशन क्या होता है 1, टाइम का डायमेंशन क्या होता है -1। ओके,
तो आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि मोमेंटम में टाइम का डायमेंशन क्या होता है, तो कितना होता है -1। ओके, उसके बाद में है वर्क। वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बोला था कि फोर्स का डायमेंशन आपको याद रखना है, वो है m1 L1 T-2 एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब एक टाइप की लेंथ होती है, मतलब L1। तो डायमेंशन क्या होगा, m1 L1 1 कितना होगा L2 और T कितना होगा -2। ओके, वर्क का भी डायमेंशन आपको लर्न करना है क्योंकि बार बार ये यूज आएगा। ओके, बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज में, तो ये डायमेंशन भी आपको लर्न करना है कि वर्क का डायमेंशन क्या होता है, m1 L2 T-2, m1 L2 T-2। ओके, चलो 9 नंबर का है एनर्जी। एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। एनर्जी बहुत सारे टाइप्स की होती है, बहुत सारे टाइप्स मतलब कैसे, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ये सारे एनर्जी का डायमेंशन होता है सेम। मैं आपको यहाँ पे बताऊँ एक सेंटेंस, वो आपको याद रखना है और नोट भी करना है कि जिस फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऐसा यूनिट सेम होते हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट सेम होते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन भी सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन भी क्या रहेंगे, सेम। एनर्जी का भी डायमेंशन यही आएगा। चलो हम चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी में हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी PE। ओके, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी KE इज इक्वल टू, उनका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। ओके, क्या होता है, 1/2 mv²। 1/2 का कोई डायमेंशन होता है नहीं। मास का क्या डायमेंशन होता है, m1। वेलोसिटी का क्या डायमेंशन होता है, m0 L1 T-1 एंड उनका क्या दिया गया है, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा -2। ओके, तो यहाँ पे m1 m0 मतलब कितना होगा, m1 L कितना है 2 और T कितना है -2। ओके, तो ये दोनों डायमेंशन क्या है, इक्वल है। ओके, तो जिसका ऐसा यूनिट सेम होता है, जिस फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट सेम होता है, वो फिजिकल क्वांटिटी इसके डायमेंशन भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, चलो 10 नंबर का, अब से हम एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी है जिसमें एंगुलर आता है, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज पहले हम उसके डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कौन से सिंबल से, ओमेगा से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। उनका फॉर्मूला क्या होता है, V/R। उनका फॉर्मूला क्या होता है, V/R। V मतलब होती है वेलोसिटी एंड R मतलब होती है रेडियस। ओके, तो V वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, m0 L1 T-1 एंड R मतलब रेडियस मतलब लेंथ। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, L1। ओके, तो यहाँ पे मास का डायमेंशन 0 हो जाएगा, लेंथ 1 - 1, तो लेंथ का डायमेंशन भी क्या हो जाएगा 0 एंड टाइम का डायमेंशन क्या आएगा -1। तो ये किसका डायमेंशन है, एंगुलर वेलोसिटी का। ओके, अभी हम फाइंड करते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन का डायमेंशन फाइंड करते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं एंड उनका फॉर्मूला है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन हमें क्या मिला, m0 L0 T-1 और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, T1। ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, -2 m0 L0 T-2। तो ये किसका डायमेंशन हुआ, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, m0 L0 T-2। ओके, चलो बाद में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम f से डिनोट करते हैं। उनका फॉर्मूला है 1/T। T मतलब होता है टाइम पीरियड। ओके, फ्रीक्वेंसी आपको पता ही होगा, साउंड वाले चैप्टर में फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/T। 1 का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ओके, एंड T मतलब क्या होता है, T1 ऊपर जाता है तो क्या होता है T-1, तो उसका मास वाला डायमेंशन क्या होगा 0, लेंथ का डायमेंशन भी 0, टाइम कितना होगा -1।
टाइम का डायमेंशन कितना होगा -1। ओके, अभी हम देखते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी 13 नंबर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी उनको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf। फ्रीक्वेंसी कोई भी हो, क्योंकि दोनों का ऐसा यूनिट सेम है, ये फ्रीक्वेंसी का भी ऐसा यूनिट हर्ट्स होता है, ये फ्रीक्वेंसी का भी ऐसा यूनिट हर्ट्स होता है, तो दोनों के ऐसा यूनिट सेम है, मतलब वो दोनों के डायमेंशन भी सेम हो गए। उनका डायमेंशन कितना है m0 l0 t-1। तो यहाँ पे आप देखो तो 2π का कोई डायमेंशन होता है नहीं, f का डायमेंशन आपको पता है यही होता है। ओके, तो उनका भी डायमेंशन क्या होता है m0 l0 t-1। ओके, दोनों के डायमेंशन सेम ही रहेंगे। ओके, चलो उसके बाद में हम समझते हैं टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है। टॉर्क मतलब होता है टाउ। टॉर्क मतलब क्या होता है टाउ, मतलब टाउ से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है m1 l1 t-2। ओके, m1 l1 t-2 एंड ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब वन टाइप ऑफ लेंथ, मतलब l1। ओके, तो उनका डायमेंशन क्या होगा m1 l1 कितना हो जाएगा l2 एंड ये कितना है t-2। ओके, तो टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा m1 l2 t-2। ओके, 15 नंबर हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल I। उनका फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, mr² उनका फॉर्मूला है। ओके, m मतलब मास, मास का क्या होता है m1 एंड l रेडियस होती है, r मतलब क्या होती है रेडियस, तो क्या हो जाएगा l²। तो m1 l² एंड टाइम का डायमेंशन क्या होता है 0। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या है m1 l² t 0। ओके, चलो उसके बाद है स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से एंड उनका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया एंड ये एरिया होता है वो परपेंडिकुलर एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेस। ये वन टाइप ऑफ प्रेशर है, ये क्या है वन टाइप ऑफ प्रेशर है। ये दोनों के यूनिट सेम होते हैं एंड वो यूनिट होता है पास्कल। वो यूनिट क्या होता है पास्कल। ओके, चलो उनका डायमेंशन फाइंड करते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है m1 l1 t-2। एरिया का डायमेंशन क्या होता है l²। ओके, तो m1 का m1 ऐसे ही, ये 1 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा -1 और ये कितना होगा t-2। ओके, चलो 17 नंबर हम ले लेते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन, उनका फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो यहाँ पे आप देखो चेंज इन लेंथ हम किस में मेजर करते हैं लेंथ में, एंड ओरिजिनल लेंथ भी हम किससे मेजर करते हैं लेंथ में। तो यहाँ पे तीनों डायमेंशन क्या हो जाएंगे 0, m0 l0 और t0। उसका मतलब ऐसा हुआ कि स्ट्रेन है ना वो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, उसके पास कोई डायमेंशन होते हैं नहीं, वो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस ये आप पढ़ोगे मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में, जिसमें हुक्स लॉ करके एक लॉ आता है। हुक्स लॉ, वो लॉ ऐसा कहता है कि जो ये स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेन, मतलब सिग्मा प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। अगर ये प्रोपोर्शनल आप रिमूव करते हो तो यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, वो कांस्टेंट का नेम है यंग्स मॉड्यूलस। ओके, तो यंग मॉड्यूलस y इज इक्वल टू क्या होता है, इसको हम y से डिनोट करते हैं। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ओके, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, उनका फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का हमने डायमेंशन फाइंड किया है, क्या होता है m1 l-1 t-2 एंड स्ट्रेन है वो डायमेंशन लेस है m0 l0 t0। तो उनका भी डायमेंशन क्या आएगा m1 l-1 t-2। ओके,
चलो आगे देखते हैं। नाइनटीन नंबर, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम सिग्मा और टी दोनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉरी गेमा और टी, या फिर गेमा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनका फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ, एंड जो ये लेंथ होती है वो परपेंडिकुलर लेंथ होती है। ओके, चलो उनका डायमेंशन फाइंड करते हैं। फोर्स का डायमेंशन आपको पता है m1 L1 T-2, एंड लेंथ का डायमेंशन क्या होता है L1। ओके, तो मास का होता है 1, L1 - 1 कितना हो जाएगा 0, एंड टाइम का क्या होता है -2। तो सरफेस टेंशन का ये डायमेंशन होता है m1 L0 T-2। ओके, चलो आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। उनका फॉर्मूला है करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, I मल्टीप्लाई बाय T। करंट का डायमेंशन क्या होता है A, एंड टाइम का क्या होता है T। ओके, तो उसको अगर हम mLT के फॉर्म में लिखें तो मास का डायमेंशन 0 होता है, लेंथ का 0, टाइम का 1 होता है, एंड ए का भी कितना होता है 1, क्योंकि ए एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ता है। ओके, तो m0 L0 T1 A1। ओके, यहाँ पे एक ही जगह पे आपको ऐसा भी दिया जाएगा कि m0 L0 T1 I1 भी लिखा होगा, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, 21 पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं। उनका फॉर्मूला है W/Q। आपको पता ही होगा, आपको शायद उनकी डेफिनेशन पढ़ने में आई होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब उनका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, मैंने आपको ऐसा बोला था कि वर्क डन का भी डायमेंशन आपको याद रखना है, वो क्या होता है m1 L2 T-2, एंड चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, सॉरी चार्ज का डायमेंशन क्या होता है m0 L0 T1 और A1। ओके, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। m1 m0 क्या होगा m1, यहाँ पे L2, यहाँ पे T-2 है, ये 1 ऊपर जाएगा तो -1 होगा, और तो T कितना हो जाएगा -3, और A1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। ओके, तो ये किसका डायमेंशन है, पोटेंशियल डिफरेंस का ये डायमेंशन है। ओके, चलो आगे जाते हैं। रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं। शायद आपने इलेक्ट्रिसिटी में ओहम्स लॉ पढ़ा होगा। तो ओहम्स लॉ क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये प्रोपोर्शनल रिमूव करते हो तो वहाँ पे एक न्यू कांस्टेंट लगता है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, V = IR, मतलब V = I × R। तो R = क्या होता है, V/I। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V/I। V मतलब क्या होता है, V का डायमेंशन हमने फाइंड किया, ये m1 L2 T-3 A-1, एंड T का डायमेंशन क्या होता है, सॉरी I का डायमेंशन क्या होता है, करंट का डायमेंशन क्या होता है A1, ये I है V/I। ओके, तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। m1 L2 T-3 A-1 है, ये ऊपर जाएगा तो फिर से -1 होगा, तो कितना होगा -2। ओके, तो ये किसका डायमेंशन है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन है। ओके, चलो और आगे देखते हैं। ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, आप इनफाइनाइट फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका आप डायमेंशन निकाल सकते हो। ओके, आगे देखते हैं कैपेसिटेंस को हम C से डिनोट करते हैं। उनका फॉर्मूला होता है Q × V। Q मतलब चार्ज, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों का डायमेंशन मेरे पास है, Q का डायमेंशन क्या होता है m0 L0 T1 A1। ओके, मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन क्या होता है m1 L2 T-3 A-1। ओके, तो उनका डायमेंशन क्या बनता है m0 1 कितना होगा 1,
L 0 2 कितना होगा 2, T 1 - 3 कितना होगा -2 एंड A 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। ओके तो ये किसका डायमेंशन है M1 L2 T -2। अगर आप A0 ना लिखो तो भी चलता है क्योंकि करंट का कोई डायमेंशन है नहीं। ओके तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या होता है M1 L2 T -2। आप ये देखोगे तो वर्क डन का ही डायमेंशन है क्योंकि कैपेसिटेंस है ना वो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आता है एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए कैपेसिटेंस यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को भी हम किस में मेजर करते हैं जूल में, और वर्क डन को भी हम किस में मेजर करते हैं जूल में। ओके तो ये सबके डायमेंशन क्या हो गए सेमी हो गए। ओके चलो अभी हम कांस्टेंट के डायमेंशन डिराइव करते हैं। डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट ये बार बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कि जी नीट या फिर एम्स के एग्जामिनेशन में बार बार ये आता है, इसलिए हम फाइंड कर लेते हैं कि कौन कौन से कांस्टेंट के डायमेंशन। आपको पता ही होगा कि कांस्टेंट के डायमेंशन होते हैं कि नहीं होते हैं, पहले तो वो क्वेश्चन होता है। जो कांस्टेंट होता है उसके पास डायमेंशन होता है कि वो डायमेंशन लेस होता है। चलो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। ओके एंड उनका फॉर्मूला होता है C/V, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ओके तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है C/V। तो ए बी वेलोसिटी है मतलब स्पीड है, ए बी स्पीड है। ओके तो दोनों का डायमेंशन सेम ही होगा M0 L1 T -1 M0 L1 T -1। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा 0 L0 सॉरी M0 L0 और T भी क्या हो जाएगा 0। उसका मतलब ऐसा हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है डायमेंशन लेस होता है, उसके पास कोई डायमेंशन होता है नहीं। तो क्या सारे कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होते हैं, मतलब सारे कांस्टेंट डायमेंशन लेस होते हैं। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। आपको पता ही होगा फोर्स का फॉर्मूला क्या है G M1 M2 अपॉन R²। तो G का फॉर्मूला बनाओ, चलो फटाफट G का फॉर्मूला बनाओ। G इज इक्वल टू क्या होगा FR² अपॉन M1 इंटू M2। चलो यहाँ से डायमेंशन डिराइव करते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है M1 L1 T -2 मल्टीप्लाई बाय R² मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा L², क्योंकि डिस्टेंस वन टाइप ऑफ लेंथ होती है। ये दोनों मास है M1 M2 दोनों मास है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा M²। चलो डिराइव करते हैं। M1 M2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा M -1 L1 L2 कितना हो जाएगा L3 एंड T कितना होगा -2। तो ये डायमेंशन लेस है नहीं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसके पास अपना खुद का डायमेंशन होता है। तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि सारे कांस्टेंट डायमेंशन लेस होते हैं नहीं। ओके चलो तीसरा एक डायमेंशन देखते हैं जो बार बार एग्जाम में आता है। थर्ड नंबर है प्लैंक्स कांस्टेंट। आप एनर्जी का ये फॉर्मूला आगे पढ़ोगे E इज इक्वल टू HF, जिसमें E मतलब होता है एनर्जी एंड F मतलब होती है फ्रीक्वेंसी। ओके एंड H को हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके तो H का फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है M1 L2 T -2। ओके एनर्जी मतलब वर्क डन, तो वर्क का डायमेंशन यही होता है एंड फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है T -1। ओके तो अभी ये T -1 ऊपर जाएगा तो M1 L2 T -2 + 1 कितना हो जाएगा -1। तो ये डायमेंशन किसका है प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है M1 L2 T -1। ओके चलो एक और कांस्टेंट ले लेते हैं जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट
ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो ये आपको अच्छे से समझना है। PV इज इक्वल टू KT करके एक फॉर्मूला आता है, आप पढ़ोगे जब एयर मैकेनिक्स पढ़ोगे तब आपको इसमें ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा, PV इज इक्वल टू KT। ओके, तो बोल्ट्स कांस्टेंट को हम K से डिनोट करते हैं, तो K इज इक्वल टू क्या होता है, PV बाई T, जिसमें P है वो प्रेशर है, P मतलब क्या होता है, प्रेशर, V मतलब क्या होता है, जिसमें V मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, और T मतलब क्या है, टेम्परेचर, T मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। ओके, तो P का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम अपॉन टाइम। ओके, तो फोर्स का आपको डायमेंशन पता है m1 L1 T-2, एरिया का डायमेंशन L2 होता है, वॉल्यूम का डायमेंशन L क्यूब होता है, और टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है, K1 या फिर θ1 भी लिख सकते हो। ओके, चलो फाइंड करते हैं। m1 L1 L2, तो ऊपर जाएगा तो L-1 हो जाएगा, T-2, और यहाँ पे कितना दिया है, L क्यूब अपॉन K1। ओके, L-1 L3 कितना हो जाएगा, m1-1 3 कितना हो जाएगा, 2, T-2, और नीचे K1 है, ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो ये कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, m1 L2 T-2 K-1, वो कांस्टेंट का नेम क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, चलो एक और फेमस कांस्टेंट है जो एग्जाम में आता है, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। इन शॉर्ट अभी हम मोल वाले एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें वो कांस्टेंट का नेम है मोलार स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। ओके, मोलार स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं C से। किसे डिनोट करते हैं, C, या फिर ऐसा भी आपको कभी कभी क्वेश्चन में दिया होगा CP और CV, डिपेंड ऑन सिचुएशन की कांस्टेंट प्रेशर दिया है कि कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है। ओके, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो CV होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा तो क्या होगा, CP। उनको फाइंड करने का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। क्या फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। Q मतलब होती है एनर्जी, मतलब हीट, N मतलब होता है नंबर ऑफ मोल, N मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, हीट, C मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, एंड डेल्टा T मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, चलो पहले तो हम C का फॉर्मूला बनाता है, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन N मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। ओके, Q मतलब क्या है, हीट, हीट को हम किस में मेजर करते हैं, जूल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, m1 L2 T-2। N नंबर ऑफ मोल है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, मोल, मल्टीप्लाई बाय ये है टेम्परेचर, तो उसको हम K1 से भी लिख सकते हैं या फिर θ1 से भी लिख सकते हैं। ओके, तो उनका डायमेंशन मेजर करते हैं, m1 L2 T-2, ऊपर जाएगा तो K-1, और दूसरा क्या होगा, मोल -1, मोल इनवर्स। ओके, तो ये है मोलार स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट का डायमेंशन। ओके, चलो एक और लास्ट कांस्टेंट का डायमेंशन निकालते हैं, वो है विस्कोसिटी कोफिशिएंट, जिसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उनके लिए ये फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू ईटा A डेल एक्स डेल V बाई डेल एक्स। क्या होता है, ईटा A डेल V बाई डेल एक्स। ओके, ईटा मतलब होता है विस्कोसिटी कोफिशिएंट, हम आगे पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में डिटेल में, तो हम ईटा का फॉर्मूला बनाएंगे, तो ईटा इज इक्वल टू क्या होता है, F डेल एक्स अपॉन एरिया डेल V। ओके, चलो सबके डायमेंशन निकालते हैं। पहले तो बता देता हूँ कि ये सब कौन कौन से टर्म है। F मतलब होता है फोर्स, A मतलब होता है एरिया, V मतलब होता है वेलोसिटी, और ये होता है चेंज इन डिस्टेंस।
ओके, ये होती है चेंज इन वेलोसिटी, ये होता है चेंज इन डिस्टेंस। ओके, एफ का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t-2। डेल्टा एक्स मतलब डिस्टेंस है तो उसका डायमेंशन क्या होगा l1, ए है वो एरिया है तो उनका डायमेंशन क्या होगा l2, v है वो वेलोसिटी है तो उनका डायमेंशन क्या होगा m0 l1 t-1। ओके, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। m1 है 0 है तो यहाँ पे कितना आएगा 1, l1 है तो l2 हो जाएगा, नीचे भी l2 है और l1 है। ओके, तो ये l1 2 हो जाएगा, ये 2 के साथ कट हो जाएगा तो ये 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1, t-2 है, t-1 है तो -2 + 1 कितना हो जाएगा -1। ओके, तो ये किसका डायमेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है m1 l-1 t-1। ओके, चलो अभी मैंने आपको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया था तो उसके डायमेंशन हम निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, वहां पे दो क्वांटिटी हमने देखी थी, एक थी एंगल और सेकंड क्या थी, सॉलिड एंगल। आपको मैंने तब ऐसा बोला था कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज होती है मतलब कि एंगल एंड सॉलिड एंगल के ऐसा यूनिट होते हैं उनके। ये एंगल का ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन। ये सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट क्या है, टी रेडियन। तो क्या ऐसा पॉसिबल है जिस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट होते हैं लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो सकती है? तो उसका आंसर है यस, यही उसका एग्जाम्पल है। इसलिए बार बार एग्जाम में आता है कि ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। तो वैसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, एंगल एंड सॉलिड एंगल। ओके, क्या ऐसा पॉसिबल है जिसके डायमेंशन होते हैं लेकिन यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है, वैसा पॉसिबल है? तो उसका आंसर है नो, जिसके डायमेंशन होते हैं उनके ऐसा यूनिट भी होते ही है कंपलसरी। ओके, तो चलो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन डिराइव किए हैं वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन को प्रैक्टिस करना है, सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस आपको डिराइव करने हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में। ओके।